नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे 23 की तैयारी, कौन किस पर भारी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अभी 2 साल का समय बाकी है, लेकिन सियासी फिजा अभी से चुनावी हो गई है। दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस में चुनावी खेमेबंदी शुरू हो गई है और दोनों पार्टियों का जोर संगठन पर है। दोनों पार्टियां अभी से कार्यकर्ताओं को चुनावी मोर्चे पर भेज रही हैं। आखिर क्यों दोनों दलों को अभी से है चुनावी बेचैनी? सत्ता बचाने और वापस पाने का क्या है चुनावी प्लान? हम इस पूरे मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि 2018 में सत्ता गंवाने के बाद तख्ता पलटकर वापसी करने वाली बीजेपी का पूरा जोर अपना वोट बढ़ाने पर है। इसलिए वो अपना छिटका वोट बैंक वापस लाने की कोशिश में है। इसके लिए मध्य प्रदेश की 20% आबादी वाले ओबीसी वोट को साधने पर खास फोकस किया जा रहा है। आदिवासी योद्धा बिरसा मुंडा, टंटिया मामा की जयंती, बलिदान दिवस के बहाने उन्हें साधने की कोशिश की गई है, तो दूसरे वर्गों को भी साधने के लिए बूथ स्तर पर कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। पिछले दिनों भोपाल में हुई प्रदेश कार्य समिति में इसकी रूपरेखा बनी और अब पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बेल संतोष ने सोमवार को मंत्रियों के साथ फीडबैक लेकर उनका बैठक ली है और उसके बाद उनका फीडबैक लिया है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बूथ और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ पहले ही बैठक कर चुके हैं। अब मंत्रियों के साथ चर्चा में उनके कामकाज का हिसाब मांगा गया है। कांग्रेस की बात करें तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी लगातार बैठकों का दौर उनका चल रहा है और सबसे बड़ी बात, इसी हफ्ते की यदि बात करें तो पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी उन्होंने मुलाकात की थी। दोनों के बीच राजनीति और संगठन के मुद्दों पर चर्चा वो कर चुके हैं और पार्टी की संगठनात्मक इकाइयों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। सरकार विरोधी आंदोलन, जो कांग्रेस है वो सरकार विरोधी आंदोलन और सदस्यता अभियान के जरिए अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कवायद में है। कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस की महिला प्रकोष्ठ, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ, एनएसयूआई, अनुसूचित जाति समूह के पदाधिकारियों के साथ अलग से बैठकें कर रहे हैं और निश्चित तौर पर ये जो तैयारी है ये जायज भी है। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये जायज भी है, लेकिन 2 साल पहले से इस पे वर्कआउट करना दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक को अपनी सत्ता बचानी है और दूसरे को सत्ता में वापस आना है, क्योंकि क्या हुआ था ये हम देख चुके हैं। तो ऐसे में कौन से वो मुख्य बिंदु होंगे मिशन 2023 में? ऐसी कौन सी चीजें होंगी, ऐसी कौन सी रणनीति होगी जिसको ये लोग जीत पाएंगे और जनता इसे किस तरीके से लेगी? हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। धैर्यवर्धन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले धैर्यवर्धन जी आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद जिस भी तरह से सरकार आई थी उसके बाद लगातार बैठकें हो रही हैं, मंथन हो रहा है और ये जो 23 की तैयारी है ये अभी से शुरू हो गई है। इसकी वजह क्या माने? लग रहा है कि कुछ उलटफेर ना हो जाए पिछली बार जैसा, या फिर वाकई में थोड़ी मेहनत आपको लग रही कि करनी पड़ेगी? जनता पार्टी में यह एक सतत प्रक्रिया है। हम 365 दिन 24 घंटे हमारे नेता काम करते हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हों, प्रांतीय स्तर के नेता हों, सरकार के नेता हों, या फिर हमारे बूथ से लेकर के जिला मंडल के पदाधिकारी। उन सब लोगों को ऊपर से भी लगातार कार्यक्रम मिलते हैं। कार्यक्रमों का क्रियान्वयन बेहतर होता है, उसकी समीक्षा होती है, आगामी कार्यक्रम आते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसा अनोखा कुछ नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक निरंतरता के साथ चरई बेती मंत्र में यकीन रखते हुए हम लगातार इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ठीक है, क्या लगता है धैर्यवर्धन जी, कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत सारे मुद्दे ऐसे होंगे जो 2023 तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जनता को क्या करना है, जनता का निर्णय होगा, लेकिन आने वाले 2 साल में और न जाने क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत बड़ा प्रभाव एक बदला हुआ हम देख सकते हैं। मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बदली हुई परिस्थिति पर भी निगाह रखता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीति के अनुरूप अंत्योदय के लिए, जन कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए, लोगों तक सरकार को और ज्यादा सरलता और सुविधा के साथ पहुंचाने के लिए एक लयबद्ध तरीके से काम करते हैं। यही हमारे नेतृत्व की खूबी है। बिना थके, बिना रोके निरंतर बैठकें होती हैं।
निरंतर प्रशिक्षण होते हैं, बड़े बड़े स्तर के नेताओं का प्रशिक्षण होता है और वह प्रशिक्षण के उपरांत नीचे के कैडर पर जाकर के प्रशिक्षण देते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय नेता जो सोचता है, हमारे प्रांतीय स्तर के नेता जो चिंतन मनन करते हैं या ज्वलंत विषयों पर, राष्ट्रीय विषयों पर उनका जो सोच होता है, वह सीधे सीधे निचले कार्यकर्ताओं तक भी पहुंच जाता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और भारतीय जनता पार्टी के वर्षों से इस प्रकार की कार्य पद्धति है, यह हमारी साधना का रूप है और हमें चुनाव बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करते। ये आवश्यक कि चुनाव यदि आ रहे हैं तो चाहे वो किसी भी स्तर के चुनाव हो, स्थानीय शासन के चुनाव हो, अगले वर्ष के बाद विधानसभा के चुनाव आएंगे, कुछ भी हो। हरिवर्धन जी, आपने कहा चुनाव प्रभावित नहीं करते, लेकिन देखिए अभी पिछले बार की ही बात है, कितना बड़ा बदलाव और प्रभाव हमने देखा था। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि उसका असर नहीं होता है, पर ये जो गतिविधियां आज आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये चुनाव के कारण से नहीं है, ये निरंतर चलने वाली व्यवस्था, हमारे निखारने की, संवारने की एक सतत व्यवस्था है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी भीड़ से अलग दिखने वाला संगठन है। ठीक है, चलिए मैं वापस आती हूँ आपके पास। योगेश जी, कांग्रेस की क्या तैयारी है मिशन 2023 के लिए, और कांग्रेस में भी बैठकों का दौर चल रहा है, वो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी हो सकती हैं, यदि आप यहाँ इस बता पाएंगे यदि, क्योंकि देखिए प्लानिंग्स होती हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये पार्टी का अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से ऐसी कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी जिसको लेके मिशन 2023 में बढ़ेंगे? निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मिशन 2023 को फतेह करने की जिम्मेदारी, जवाबदारी समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारियों की है और उसके लिए हम सब समर्पित भाव से जुटे हुए हैं। अभी हाल ही में हमारे यूथ कांग्रेस के, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट आए थे श्रीनिवासन जी, वो यूथ कांग्रेस वालों की बैठक लेके गए, सीधे दिशा निर्देश देके गए कि 4 महीने के अंदर मुझे बूथ, सेक्टर, मंडलम स्तर की पूरी लिस्ट चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और कोताही बरतने वालों को मैं तुरंत पद से हटा दूंगा। तो काफी कसावट का दौर है कांग्रेस पार्टी में, मैं उस पर थोड़ा सा बाद में आता हूँ। मैं धैर्यवर्धन जी की एक बात की, देखो कितनी अच्छी बात कही धैर्यवर्धन जी ने कि 24 घंटे 365 सातों दिन हम लोग चुनावी मोड में और कार्य समिति ये सब आपस में संगठनात्मक फेरबदल और उसके ऊपर चिंतन करते हैं। बावजूद इसके राखी जी जब भी चुनाव आता है ये प्रत्याशी आयोजित करते हैं, इनके पास मूल रूप से अपनी पार्टी से कोई ऐसा नेता नहीं होता जिसको ये टिकट देकर ऑबलाइज कर सके। टैग पट्टी उठाने वाले आज साइड दर किनार कर दिए जाते हैं और आया राम गया राम का बोलबाला इनकी पार्टी में। तो धैर्यवर्धन जी थोड़ा सा चिंतन मंथन इस पर भी करें। मिशन 2023 से पहले राखी जी, अगर धैर्यवर्धन जी ने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का जिक्र किया है तो मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा कि अभी हाल ही में जो 11 उपचुनावों में मोदी सरकार की पूरे देश भर में हार हुई है, तत्पश्चात पेट्रोल डीजल के दाम ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत से कम किए गए, किसानों से संबंधित कृषि बिल वापस लिए गए, यू टर्न लिया गया, इसी प्रकार जो अन्न जन वितरण योजना बंद की गई थी उसको मार्च 2022 तक बढ़ाया गया। तो असली बौखलाहट का कारण भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, ये 11 उपचुनावों की हार है जिससे मोदी जी और अमित शाह जी बौखला गए। इसके पहले बंगाल चुनाव में क्या हासिल हुआ था वो सबने, पूरे देशवासियों ने देखा। अब मैं आता हूँ कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेके जाएगी। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आगामी 23 और 24 और उसके पहले पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव में जनता के हित से जुड़े हुए बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ते हुए अपराध, किसानों की बढ़ती हुई आत्महत्याओं के मामले, जो देखिए आप पिछले 4 दिन से रोशनी डाले अगर प्रदेश के शासन पर, तो मध्य प्रदेश की पूरी भारतीय जनता पार्टी का पूरा मंत्रिमंडल कार्य समिति की बैठक में व्यस्त है। उधर हमारा किसान यूरिया खाद के लिए जूझ रहा है, 38 से 40 घंटे लाइन में लगा हुआ, लठ मारम चल रही है, तोड़ फोड़ चालू है।
किसान को ना खाद मिल रही है, ना बीज मिल रहा है, ना ही उसकी जो उपार्जन फसल है उसका सही दाम मिल रहा है। अपराधों के मामले में एनसीआरबी के हाल के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हम नहीं कहते, मोदी सरकार ने सर्टिफिकेट दिया है। तो तमाम अव्यवस्थाएं से प्रदेशवासी, मध्य प्रदेश का वासी खासतौर से रूबरू हो रहा है, हर रोज हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है। मगर शिवराज सरकार और उसका मंत्रिमंडल, कार्य समिति की बैठक और संगठनात्मक फेरबदल या कसावट, उनके लिए मुख्य बिंदु है प्रशासन की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज जी ने आज पुलिस कमिश्नर और ऑफिसरों की बैठक में ये बात कहा कि आप हमारे प्रतिनिधि हो साहब, ठीक बात कही, मगर वो प्रतिनिधि क्या करेगा? आधे से अधिक पुलिस प्रशासन का हमला तो आपने अपनी कार्य समिति की बैठक में लगा रखा है। तो देखिए, इस प्रकार की तमाम जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं, उनको लेकर कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से आगामी 2023-24 और उसके पहले जितने भी चुनाव होंगे उनमें जाएगी। और इन्हीं सब समस्याओं के चलते 2018 में हमको जनादेश दिया भी था मध्य प्रदेश की जनता ने। लोकतंत्र का चीरहरण हुआ, सरेआम लोकतंत्र की हत्या हुई, सबने देखा। मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि समय हो गया है। शिवराज जी ने पुनः कुर्सी संभाली है। निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो बदहाल स्थिति से हमारा प्रदेश और प्रदेशवासी जूझ रहा है, कृपया उस पर भी ध्यान दें चुनाव होते पहले। ठीक है धैर्यवर्धन जी, एक बात और है कि 51% वोट बढ़ाने का जो लक्ष्य बीजेपी लेकर चल रही है, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा वोट बैंक जो खिसका था पिछली बार की यदि हम बात करें, तो निश्चित तौर पर बढ़ाने का जो टारगेट है, इसको कैसे कर पाएंगे? देखिए, मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। यदि मुख्यमंत्री जी विधायकों की बैठक लें, मंत्रियों की बैठक लें, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री सुहास भगत जी, हितानंद जी लें, प्रदेश के अध्यक्ष वी डी शर्मा जी लें, या फिर अखिल भारतीय स्तर के कोई अधिकारी आए, जैसा भी माननीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष साहब का प्रवास था मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने तमाम स्तर के लोगों की बैठक ली है। उन्होंने मंत्रियों के साथ भी चर्चा की, विधायकों के साथ चर्चा की, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की, मोर्चा और प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक और अध्यक्षों के साथ चर्चा की, और अन्य स्थानों पर जो पार्टी का कैडर विभिन्न व्यवस्थाओं में है उनके साथ भी उनका संवाद हुआ। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सरकार का काम नहीं हो रहा है? उस चर्चा में यह विषय भी होता है कि आपको जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, चाहे निर्वाचित व्यक्ति के तौर पर मिली हो, चाहे मनोनयन के तौर पर मिली हो, आपकी क्या भूमिका है उस विभाग में जहां आप काम कर रहे हैं, जिस भूमिका में आप काम कर रहे हैं, उसका जो फ्रेमवर्क है, उस फ्रेम के अंतर्गत आप कितना रोल अदा कर पा रहे हैं, आप उसमें सुशासन लाने के लिए और क्या भूमिका अदा करेंगे। विधि सम्मत तरीके से कानून के द्वारा लाभ जो जनता को पहुंचाए जा सकते हैं, वो लाभ पहुंचाए जाने में आप अतिरिक्त रूप से क्या रोल अदा कर रहे हैं, इन सब बातों पर भी चर्चा होती है। इसलिए मुझे लग रहा है कि सरकार की कसावट हो, जनप्रतिनिधियों की कसावट हो, वह सब सुशासन के लिए, अंत्योदय के लिए ही काम किया जाता है। मैंने बताया ना, हमारे यहाँ चुप नहीं बैठने दिया जाता, हमको ढीला नहीं छोड़ा जाता है। कसावट का मांझने का काम निरंतर चलता है। जैसे पानी पीने का घड़ा होता है या लोटा होता है, उसको अगर नहीं मांझेंगे तो वो धुंधला सा हो जाता है, पर नियमित अगर उस पर रगड़ पड़ती रहती है तो चमक रहती है। ऐसे हमारे दायित्ववान कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, सरकार में काम कर रहे लोगों को भी हमारा वरिष्ठ नेतृत्व निरंतर मांझता है, निरंतर कसावट करता है। ठीक है। और उसका परिणाम है कि लाभ मिलते हैं। और जो आप 51% की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अपने विस्तार की योजना बनाती है। कभी हम जिस क्षेत्र में मध्य प्रदेश के या देश के हिस्से में नहीं थे, वहां जाने का हमने प्रयास किया। मध्य प्रदेश के किसी तबके में हमारा कम प्रभाव था, तो सरकार की योजनाओं के माध्यम से, नेताओं और कार्यकर्ताओं की सेवा के माध्यम से हम उनके हृदय के नजदीक पहुंचे और उनका वोट पाने में सफल रहे। फिर हम जो पन्ना और बूथ की रणनीति हमने बनाई, वो इसलिए बनाई है कि कहीं पर भी कोई ढील न रहे। हर मतदान केंद्र पर हमारी उपस्थिति हो, हर मतदान केंद्र पर हमारे स्थानीय कार्यकर्ता वहां पर चौकस रहें, चाक चौबंद रहें, और वो अपने प्रभाव से, सेवा के भाव से ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी से जोड़ने का काम करें और वो मत में परिवर्तित हो। इसलिए हमने टारगेट लिया है
कि हम 51% का न्यूनतम लक्ष्य अगर हर बूथ पर हासिल करने के लिए काम करेंगे तो टारगेट याद होगा, चिड़िया की आंख ध्यान में होगी कार्यकर्ता को। बाकी हम कांग्रेस को छोड़ करके रखेंगे कि भाई शेष में आप भी प्रयास कर लो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। चलिए ठीक है, वापस आती हूँ। योगी जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। राखी जी, ये 51% का लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे? आदिवासी युवक को जीप से बांधकर घसीटा जाएगा, उन पर अत्याचार किया जाएगा, उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाएगा। टंटिया मामा के नाम पर अभी बड़े बड़े आयोजन करने वाले मामा शिवराज के कैबिनेट मंत्री कमल पटेल जी, टंटिया मामा के बारे में कितने अपशब्द उन्होंने आज कहे हैं। इस प्रकार से आदिवासी वर्ग के वोटों को यहाँ से आएंगे। पिछड़े वर्ग से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी आते हैं। ओबीसी आरक्षण कमलनाथ जी 27% लागू करके गए थे, उस पर इन्होंने किस प्रकार की रोक लगाई? कमलनाथ जी से पहले 15 साल शिवराज जी का शासन था, उन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए क्या किया, उनको आरक्षण देने के लिए क्या किया? तो मध्य प्रदेश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक मतदाता शिवराज जी की कार्यशैली से भली भांति परिचित है। हमारे कमलनाथ जी यूं ही नहीं कहते कि शिवराज जी मुंह बहुत अच्छा चलाते हैं, काश गुड गवर्नेंस और सरकार भी उतनी अच्छी चलाती। तो देखिए 40% वोट हमें मिले थे, तो हम 53 से 114 पे पहुंच गए थे 2018 में, और 40.8% वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी 170 से 109 पे आ गई थी। और हमने जो 15 महीने में माननीय कमलनाथ जी की सरकार में काम करके दिखाया है, वो प्रदेशवासी भूले नहीं है। काफी ऐसे काम किए हैं कमलनाथ जी ने, भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई, शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, जिससे प्रदेशवासी बड़ा खुश था। मध्यम वर्गीय जो वर्षों से प्रताड़ित हो रहा था, उसको कई अधिकार उसके प्लाटों के दिलवाए गए कमलनाथ जी के शासन में। तो कमलनाथ जी की कार्यशैली ऐसी थी कि अगर वो 5 साल अपना कार्यकाल पूरा कर जाते तो प्रदेशवासी 25 साल की भी भारतीय जनता पार्टी को तो भूल जाते। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। यही एक कारण था कि बौखलाहट में इन लोगों ने आनंद फानंद में बेईमानों को खरीदा और हमारी सरकार को अस्थिर किया, जनादेश से चुनी हुई। तो मध्य प्रदेशवासी जानता है भली भांति कि उनके हितों और जनता से जुड़े हुए काम करने वाली सरकार कौन सी है और मुंह चलाने वाली और झूठे वादे करने वाली सरकार कौन सी है। तो मैं नहीं समझता कि 40.8 से 51% के वोट इतनी आसानी से टारगेट प्राप्त कर लेंगे। एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे तो भी 2023 में शिवराज जी अगर उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2023 में जाती है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि शिवराज जी तब तक मुख्यमंत्री बने रहे। हमारी जीत आसान होगी उनके माध्यम से। ठीक है, देखिए ये वाकई में जनता जनार्दन पे तय करेगा, मुद्दों पे तय करेगा, क्या देखा जा रहा है, क्या समझा जा रहा है। अच्छा, एक बात और है जो इस चर्चा में महत्वपूर्ण रूप से आया, क्योंकि ये 51% वोट बढ़ाने की जो बात है धैर्यवर्धन जी, आदिवासियों के लिए, और दूसरी चीज जो जितने प्रोग्राम किए गए, बार बार ये बात आ रही है और ये देखा गया है कि अचानक से अभी जो तैयारियां हो रही हैं, बड़े बड़े आयोजन किए गए हैं, क्या वाकई में ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए या इनके वोट बैंक के लिए ये तमाम चीजें हो रही हैं? सम्मान पहले भी दिया जा सकता था, सम्मान जीवन भर दिया जा सकता है, कुछ कुछ मौकों पर ही क्यों? दलों का अस्तित्व तो जनता की कृपा पर निर्भर होता है। जनता की कृपा रहेगी, आशीर्वाद रहेगा, समर्थन रहेगा तो सरकारें बनती हैं, पार्टियों का प्रभाव बढ़ता है, कार्यक्षेत्र बढ़ता है, सेवा की संभावना और सेवा की क्षमता बढ़ती है। तो निश्चित तौर पर समाज के हर तबके के निकट जाने के लिए राजनीतिक दल और सरकारें प्रयास करती हैं। मैंने अभी पूर्व में ही निवेदन किया, बहुत साफगोई के साथ कहा कि किसी जमाने में हमें हो सकता है समाज के किसी तबके का वोट कम मिलता हो, पर धीरे धीरे हमने वहां जगह बनाई है। कांग्रेस जिन पर अपना एकाधिकार समझती थी कि उन्हें कुछ करें या न करें वो तो कांग्रेस का वोट पक्का है, वहां भी देख रहे हैं कि कांग्रेस के खेमे में जबरदस्त घबराहट है, क्योंकि वह वोट कांग्रेस से छिटक कर अब बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के पास आया है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर उनका जो शुभागमन है उसको और शर्माते रखना चाहती है, इसलिए उनकी जो अपेक्षाएं हैं उन पर हम खरा उतरने के लिए प्रयास करेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए काम करेंगे, उनका सम्मान बढ़ाने के लिए काम करेंगे, कानून के दायरे में उनको हक मिले बराबरी का,
उसके लिए काम कर रहे हैं। और उनके जो सामाजिक सम्मान के प्रतीक हैं, उनके अपने ऐसे लोग, ऐसे इतिहास पुरुष जिनको वो बेहद सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, या देश और प्रदेश में या स्वतंत्रता के समय उनका बड़ा योगदान है, इतना तो पूरे देशवासियों के लिए भी सम्मान के पात्र हैं। हृदय के गहराई से उनके लिए आदर का भाव समाज के हर तबके में होना चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री जी ऐसे महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए तमाम आयोजन करके लोगों की भावना के अनुरूप ही आचरण कर रहे हैं। ठीक है, नहीं देखिए वो तो हमने भी देखा, हमने भी माना, पर मेरी बात बस यही थी कि ऐसा हम हमेशा करते आए, हमेशा पूछते आए तो अच्छा है। मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी कोई इस तरह का बहुत बड़ा आयोजन हुआ हो, और अभी अभी इतना ज्यादा हुआ, तो इसलिए बस मैंने ये बात रखी थी। बाकी ठीक है, देखिए सम्मान होना चाहिए, कोई भी हो बिल्कुल होना चाहिए जिन्होंने देश के लिए काम किया। योगेश जी अपनी बात रखिएगा एक छोटे से सवाल के साथ कि ये वाकई बहुत चर्चाओं में था कि ये जो एक बड़ा सम्मेलन हुआ आदिवासियों का, कांग्रेस ने भी किया था, लेकिन फिर भी ये जो अभी हुआ और इतने लोगों को बुलाया गया, उसके बाद टंटिया मामा की जयंती, तमाम लोगों के लिए जो आयोजन हुए, ये कहा जा रहा है, जो चर्चाएं मैं आपको बता रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। आप कैसे लेते हैं इसको? तो ये चुनाव के लिए कुछ भी करेंगे। तो लगभग 60-70 करोड़ का ये आयोजन था। अगर इस पैसे को आदिवासी हित के कल्याण के लिए, उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं के ऊपर खर्च किया जाता, तो मैं समझता था कि आदिवासी भाइयों का वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ता। धैर्य वर्धन जी ने कहा कि आदिवासियों का वोट हमारी तरफ टर्न आउट हुआ। 2018 के विधानसभा चुनाव में 80 सीटें आती आदिवासी बहुल क्षेत्र से, उसमें से 59 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली, तत्पश्चात हमारी सरकार बनी। तो थोड़ा सा आंकड़ों का जो स्पष्टीकरण है धैर्य वर्धन जी, उसको दिमाग में रखे, तब अपनी बात चैनल पर करें तो ज्यादा उचित होगा। आदिवासी वर्ग का अगर सर्वाधिक शोषण किसी ने किया है तो पिछले 17 सालों में शिवराज सरकार, उनके मंत्री पदाधिकारियों ने किया है। पन्ना जिले में उनकी जमीनें हड़पी गई हैं, उसमें हड़पने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता पदाधिकारी हैं। बक्सवा के जंगल उजाड़ कर उनको वहां से विस्थापन करने का कार्य कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ओबीसी वर्ग अलग नाराज है। इनके शिवराज कैबिनेट के मंत्रियों के जो बिगड़े बोल है वो भी सर्वविदित है। आज कुसुम मेहदेले जी का भी बयान आया था, ये बोलते हैं कि हमारी पार्टी में कार्यकर्ताओं को मांसते हैं और जो मजे हुए लोग हैं उनको घर बिठाते हैं। तो ये दोहरा चाल चरित्र, दोहरी नीति भारतीय जनता पार्टी की। आज बीजेपी में आया राम बिकाऊ राम हावी है टिकाऊ राम के ऊपर। तो इस प्रकार की तमाम परिस्थितियों से शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी का संगठन कैसे जूझेगा, कैसे 51% का टारगेट हासिल करेगा, ये तो खैर भारतीय जनता पार्टी की उनकी मूलभूत समस्या है। लेकिन कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जनता की लड़ाई, जनता के आशीर्वाद के द्वारा, जनता के हक में विधानसभा में भी लड़ेगी, सड़क पर भी लड़ेगी, और आगामी उपचुनावों में जन जागरण जो अभी हमारे कई वरिष्ठ नेता कर भी रहे हैं हर जिले में, उनके माध्यम से भी जनता को आगाह किया जाएगा कि देखिए किस प्रकार आप लोगों का शोषण हुआ है। आज 17 साल के शासन के बाद भी कई जिलों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, ना वहाँ जल है, ना नल है, ना पानी है, ना बिजली है। आज भी बिजली की समस्या यथावत बनी हुई है। 17 साल के कुशासन के बाद 4 से 6-6, 8-8 घंटे का कटौती किया जा रहा है। किसानों को नहर का पानी नहीं दिया जा रहा। आज ही शिवराज कैबिनेट के 2 सदस्यों ने अधिकारियों को जांच पड़ताल करी है इस मामले में। तो ये तमाम समस्याएं हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी के अंतर्द्वंद भी है, देखना है 2023। ठीक है, चलिए क्योंकि समय की सीमा है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। 23 की तैयारी कौन किस पर भारी, ये तो जनता जनार्दन तय करेगी, ये तो पता चल ही जाएगा। लेकिन वाकई में स्ट्रैटेजी, रणनीति, बैठकों का दौर बहुत जोर शोरों से चल रहा है। दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी 2 साल पहले से ही इसमें जुट जाओ, क्योंकि पता नहीं जब समय आएगा तो जनता फिर जीत का सेहरा किसके सिर बांधेगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।